अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। मैं हूं आसिफ अबीर, आप लोगों को इंशाल्लाह बायोलॉजी पढ़ाया करूंगा। आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं फेडरल बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के लेक्चर को, और इंशाल्लाह आज हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना स्टडी का प्लान जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया था ओरिएंटेशन के अंदर। ठीक है जी। तो जो बच्चे सलाम कर रहे हैं इनको मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप लोग? सबसे पहले तो आप लोगों के नाम याद करने की कोशिश करते हैं ताकि थोड़े से मुझे नाम भी याद हो जाएं और आप लोगों के हाल चाल भी पता चल जाएं। फिर हम इंशाल्लाह जो है ना अपना टॉपिक भी आज स्टार्ट करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का पेपर पैटर्न क्या होता है। फेडरल बोर्ड के अंदर बायोलॉजी का पेपर पैटर्न क्या होगा? क्या आप लोगों को बाकी टीचर्स ने पेपर पैटर्न बताया है? जी, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। यस, जिंदगी। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जिंदगी। से ऐसे प्यार से एंजॉय करके पढ़ेंगे इंशाल्लाह आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो बाकी स्टूडेंट्स, बाकी टीचर्स ने आप लोगों के साथ पेपर पैटर्न शेयर किया या नहीं किया? जल्दी से फौरन से जवाब देना आपने। तो हम लोगों ने भी बायोलॉजी का पेपर पैटर्न डिस्कस करना है जिसमें हम लोग सारा डिटेल से डिस्कस करेंगे कैसे बोर्ड में पेपर आना है, उसमें क्या आना है और क्या नहीं आना। ठीक है। यस, इसका मतलब डिस्कस किया है। चले उसी को रिवाइज करते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो बच्चों बताएं जी, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आता है? 17 MCQs। एम आई राइट? 17 मार्क्स के आते हैं ये। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। और इसकी प्रैक्टिस हम डेली किया करेंगे। जैसे आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसकी फौरन से प्रैक्टिस एमसीक्यूज करवाऊंगा आपकी फौरन। एंड यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है सेक्शन बी में। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, और इनमें से आप लोगों ने करने होते हैं 7 आउट ऑफ 13। 7 आउट ऑफ 13। और हर शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, लिहाजा ये बन गए 21 मार्क्स। 21 मार्क्स। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का पैटर्न है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अगेन शॉर्ट क्वेश्चन का। जैसे आफरीदी ने एक बॉल पे छक्का मारा, दूसरी बार फिर से छक्का लगेगा। ठीक है सर, बाकी सब्जेक्ट का एमसीक्यू टेस्ट हुआ ही नहीं। अच्छा चलें बायोलॉजी का लेते हैं, देखते हैं बायोलॉजी का लोड हुआ है। जी, बायोलॉजी का टेस्ट होगा एमसीक्यूज का। तो आप लोगों ने रेडी रहना है, रेडी। ले जी, एक मरतबा आप लोग 7 डब्बे बिरयानी के खा चुके हैं, हर किसी में 3 बोटियां। तो एक मरतबा फिर से 7 डब्बे बिरयानी के खाने हैं और हर डब्बे में 3 बोटियां। सो अगेन शॉर्ट क्वेश्चंस। दूसरी मरतबा फिर से वही 13 में से आपने 7 अटेम्प्ट करने हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 अगेन 21 मार्क्स। ओके सर, 7 आउट ऑफ 10 करने होते हैं। जी बिल्कुल, 13 लिख दिया मैंने, 10 करने होते हैं। ठीक है, 10 कर लें। उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोगों ने करना है लॉन्ग क्वेश्चन। वो लॉन्ग क्वेश्चन एक्चुअल में 13 मार्क्स का था, सो इसलिए मैंने यहां पे 13 लिख दिया। ओके चलें जी, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 में। जी बिल्कुल यही है, आप लोगों ने सही बताया। लेकिन मैंने प्रेजेंटेशन के अंदर भी 13 लिखा हुआ है। हाउ इज इट पॉसिबल? चलें इसको देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है लॉन्ग क्वेश्चन का। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस का आपने ये 2 करने होते हैं आउट ऑफ 3
और हर लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो 13 है। सो 13 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे 26 मार्क्स बन रहे हैं आपके। अब ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इनमें से हर लॉन्ग क्वेश्चन 2 पार्ट्स का होगा, ए पार्ट और बी पार्ट। इनके नंबर फिक्स नहीं होते, वेरिएबल होते हैं। इनके नंबर फिक्स नहीं होते, वेरिएबल होते हैं। टोटल 13 पूरे करने हैं, ठीक है। वो 13 आप इस तरह कर लें, वो 13 आप इस तरह कर लें जी, मैंने 13 लिख दिया था। वो 13 आप इस तरह कर लें, पहले पार्ट के नंबर 7, दूसरे पार्ट के नंबर 6, तब भी 13 बनेंगे। अगर आप पहला पार्ट बड़ा कर लें 8 नंबर का, दूसरा 5 का होगा। मीन ये फिक्स नहीं होते। सो मैं क्या लिख रहा हूं, नॉट फिक्स, फिक्स नहीं है। समटाइम एक लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा होता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन छोटा होता है। सो फिक्स नहीं है। 13 मार्क्स का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो आपका होगा। इसमें आमतौर पर ज्यादा जो है वो लिखना पड़ता है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन बच्चों यहां तक? हाँ जी बच्चों, कोई क्वेश्चन? क्लियर है ये? इसका मतलब हम लोगों ने तीनों चीजों पे फोकस करना है। हम लोग सिलेक्टिव करेंगे। सिलेक्टिव ऐसे कि जो टॉपिक एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है उसको एमसीक्यूज के लिहाज से करेंगे, और जो टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से है उसको शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है जी, चलें जी। एक मजे की बात आप लोगों को बताता हूं कि सम टाइम शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा होता है उसके भी 2 पार्ट बनाए होते हैं। मीन अगर 3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसको भी एक ए और बी पार्ट में डिवाइड किया हो गया, एक के 2 नंबर और एक का 1 नंबर। समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आप लोगों को ट्रिक्स के हिसाब से छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए जाते हैं। लिए आप लोगों के लिए फायदा है, जितने पार्ट्स होते हैं ना बच्चों उतना फायदा हो जाता है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 1। सबके पास बुक्स होनी चाहिए ताकि आप लोगों को मैं पढ़ा सकूं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को सेल के बारे में नहीं पता। कोई बताएगा आप में से सेल क्या होता है? हाँ जी बच्चों, डिफाइन अ सेल। हाँ जी, जल्दी से आप लोग बताएंगे सेल क्या होता है। सेल की एक प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए जो आप लोगों ने 9th और 10th में पढ़ी थी। सर ये क्लासेस कब तक फ्री हैं? कुछ दिन तक फ्री हैं, ठीक है। उसके बाद पेड हो जाएंगी, ठीक है। हो सकता है ज्यादा देर तक भी फ्री हो। सो हाँ जी, तो बच्चों सेल्स के बारे में बताएं, सेल की क्या डेफिनेशन बनेगी? जस्ट बिल्कुल, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो सबको पता है। अब मैं सेल समझाता हूं आपको। बेसिकली सेल को हम स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों कहते हैं आपको मैं बताता हूं। एक बिल्डिंग है, ठीक है जी। इस बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे हैं। इस बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे हैं। ये मैं एक बहुत बड़ी आपके सामने बिल्डिंग बना रहा हूँ। इसमें फ्लोर्स हैं, कमरे हैं वगैरह जो भी हैं, ठीक है। इसकी एक दीवार के अंदर अगर हम इस दीवार को बड़ा करके देखें तो इसमें हमें छोटी छोटी ईंटें नजर आएंगी, छोटी छोटी ईंटें, यानी इन ईंटों से मिलकर ये सारी दीवार बनी हुई है। सो हेयर इज द ईंट, ठीक है। ये एक ईंट है। ये क्या है जी? ये एक ईंट है। जैसे ईंटों से मिलकर आप लोगों की बिल्डिंग बनती है, ऐसे ही सेल से मिलकर, ये आप लोगों का सेल है, ये ब्रिक है। ब्रिक से बिल्डिंग बनती है, ऐसे ही सेल से मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हम कौन सा बनाए? हम बना लेते हैं फॉर एग्जांपल ह्यूमन बना लें। ये ह्यूमन है, ठीक है, ठीक है। ये ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी है, इंडिविजुअल है। सो सेल से मिलकर ये इंडिविजुअल बनेगा। कोई भी है, जानवर है, पौधा कुछ भी है, सो सेल से मिलकर बनेगा। इसका मतलब सेल उसी तरह बिल्ड करता है, बनाता है इंडिविजुअल को, जैसे एक ईंट एक ब्रिक बनाती है बिल्डिंग को। इसलिए हम कहते हैं सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल। मीन हमारी पूरी बॉडी, हमारा पूरा जिस्म
किससे मिलके बना हुआ है? सेल से। ये सारे छोटे 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 पूरी बॉडी के अंदर सेल्स ही सेल होते हैं। दैट्स वाई हम सेल को नाम देते हैं सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर वाइज भी और फंक्शन वाइज भी। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक कैसे है ये मैंने समझा दिया। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब आपको पता लग गया, बिल्ड करने वाला ब्लॉक। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप लोगों ने बचपन में पढ़ी थी सेल थ्योरी, किसी को याद है सेल थ्योरी क्या थी? हाँ जी, किसी को याद है? सेल थ्योरी में हमने दो बातें पढ़ी। पहली बात तो यही थी कि सेल जो है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिट है। उसके बाद दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि एवरी सेल कम्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो सेल थ्योरी कैसे बनी? पहली बात तो ये आ गई, सेल इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद एक पॉइंट मशहूर हुआ कि न्यू सेल्स, जो नए सेल्स होते हैं वो अराइज होते हैं, बनते हैं फ्रॉम प्रीवियस, यानी पहले से जो सेल्स होंगे उन्हीं में जब डिवीजन होती है उससे बनेंगे। मीन सेल से सेल बनेगा, सेल से सेल बनेगा, सेल तकसीम होगा सेल बन जाएगा, फिर सेल तकसीम होगा मजीद सेल बन जाएंगे। जब ये बातें पता चली ना तो इनको कंपाइल करके सेल थ्योरी बना दिया गया। पहली बात, सेल कैसे यूनिट है ये एक्सप्लेन किया मैंने, और इसमें शिल्डिन का और शवान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, और इस बात के अंदर रुडोल्फ विर्चू का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, तो सेल थ्योरी बन गई। अब हम देखते हैं सेल थ्योरी के चंद, सेल्स के चंद इंपॉर्टेंट फीचर कि सेल क्या कर सकते हैं। यस, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फीचर्स ऑफ सेल। सेल क्या कर सकते हैं? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर सेल से मिलकर बना है तो बच्चों सेल क्या कर सकता है? तो याद रखें, सेल जो है ना ये फंक्शनल यूनिट भी है। मीन सारे फंक्शन इसने प्ले करने हैं। फंक्शनल यूनिट भी है, ना सिर्फ स्ट्रक्चरल है बल्कि फंक्शनल यूनिट भी यही है। मीन हम कहते हैं ना जी हमारी बॉडी में प्रोटीन बनती है, एक्चुअली प्रोटीन सेल बना रहा होता है, तो सेल ने सारे काम करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल्स न्यूट्रिएंट्स ले भी सकते हैं, दे कैन इनटेक न्यूट्रिएंट्स, मीन कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, इनको ये इनटेक कर सकते हैं। उसके अलावा उनको ब्रेक करके रिलीज भी कर सकते हैं, एनर्जी को ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं और उसके बाद एनर्जी को रिलीज भी कर सकते हैं। याद है एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? मैट्रिक में पढ़ा, कौन बताएगा? एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? हाँ जी, कौन बताएगा? कौन सा मेरी तरह लाइक स्टूडेंट है जो बताएगा कि एनर्जी किस शक्ल में रिलीज होती है? इसको डबल टिक कर लें ताकि पता चले ये मेन पॉइंट है। ठीक है, एनर्जी किस शक्ल में रिलीज होती है? शाबाश, जल्दी से बताएं, शाबाश। उसके अलावा ये क्या कर सकते हैं? ये एनर्जी या शाबाश एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है। ये एक्सक्रीट कर सकते हैं वेस्ट को, एक्सक्रीट कर सकते हैं वेस्ट को। क्वेश्चन क्या है? वेस्ट को क्यों एक्सक्रीट करेंगे? सबको पता है जो चीज़ हमें नहीं चाहिए होती हम उसको निकाल देते हैं, सो वो भी सेल्स ही करेंगे, निकाल देंगे, एक्सक्रीट कर देंगे। रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस, यानी एक सेल रिप्रोडक्शन करता है, दो सेल बना देता है। ठीक है, मजीद रिप्रोडक्शन होती है, नए सेल बनते चले जाते हैं। ओके, सो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा रिस्पॉन्स कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड, स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। मसलन आप लोग जो है ना इंसुलिन का नाम पढ़ते हैं, इंसुलिन है ना, इंसुलिन के अगेंस्ट सेल्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? सेल्स अपनी ग्लूकोज को कम करना शुरू कर देते हैं, इंसुलिन का हुक्म बजा लाते हैं, सो रिस्पॉन्ड करते हैं सेल। और भी कई एग्जाम्पल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। उसके अलावा मेंटेन
करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट को। इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का नाम कौन बताएगा? शाबाश, सब आप लोग मेरी तरह लाइक हैं। देखते हैं जी, मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट, मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट को पश्तो में क्या कहते हैं? मीन बायोलॉजी की जुबान में क्या कहते हैं? हाँ जी, इसको कहते हैं होमियोस्टेसिस। सेल्स होमियोस्टेसिस करने की भी काबिलियत रखते हैं। सो उनका इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहता है बाय द हेल्प ऑफ होमियोस्टेसिस। और इतने काम करते हैं सेल जिनकी लिस्ट है बहुत लंबी। हम सारे उनको इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे। सेल क्या क्या कर सकता है, दौड़ता है, भागता है, खाता पीता, जो भी है सारा कुछ पढ़ेंगे। खाता पीता, उल्टियां भी करेगा, वॉमिटिंग भी करेगा, सब कुछ करेगा। ठीक है, वो सेल्स करेंगे, वो हम सारे इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके हो गया। लेकिन स्टडी कैसे करें? स्टडी कैसे करें? इस चैप्टर में हमने क्या तो दिया, स्टडी करेंगे, लेकिन क्वेश्चन है कैसे? हमें कैसे पता चलेगा सेल्स के ये सारे काम कैसे हैं, कैसे करते हैं, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये सारे काम सेल करता कैसे है? हमें स्टडी करनी पड़ेगी। स्टडी कैसे करें? हम परेशान हैं। तो इन स्टडीज को करने के लिए बायोलॉजी ने टेक्निक्स ईजाद की। उन टेक्निक्स की मदद से हम लोग सेल्स को स्टडी करेंगे। उन सारी टेक्निक्स के नाम आप लोगों ने याद कर लेने हैं। ठीक है, वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे। टेक्निक्स इन सेल बायोलॉजी। और याद रखें, सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, यानी सेल बायोलॉजिस्ट जो थे, साइटोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने टेक्निक्स ईजाद की सेल्स के तमाम हिस्सों के फंक्शंस को स्टडी करने के लिए। सारा क्रेडिट साइटोलॉजिस्ट को जाता है, सेल बायोलॉजिस्ट को जाता है। इन टेक्निक्स के जरिए हम फंक्शन स्टडी, यानी इट इज पॉसिबल कि आप लोग बता सकें कि सेल कैसे काम करते हैं। उनके कुछ टेक्निक्स के नाम आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सेल फ्रैक्शनेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, डिफरेंशियल स्टेनिंग है, माइक्रो डाइसेक्शन है, टिश्यू कल्चरिंग है, क्रोमेटोग्राफी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहली स्टार्ट करते हैं, सेल फ्रैक्शनेशन। पहली टेक्निक आज एक दो पढ़ लेते हैं क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। सेल फ्रैक्शनेशन, बट ध्यान से समझना है। सेल मीन सेल, फ्रैक्शन मीन टुकड़े, फ्रैक्शंस मीन टुकड़े। अगर आप किसी सेल के तमाम हिस्सों को स्टडी करना चाहते हैं, सपोज ये आप लोगों का एक सेल है, इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ है। ठीक है, इधर राइबोसोम पड़े हुए हैं, लाइसोसोम पड़े हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको न्यूक्लियस को थोड़ा बड़ा कर लें। उसके अलावा इधर गोल्जी पड़ा हुआ है। ठीक है, गोल्जी पड़े हुए हैं। ये सारे सेल के स्ट्रक्चर हैं। आप चाहते हैं आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और फंक्शन अच्छी तरह पता चले, इसका सबका अच्छी तरह पता चले, तो आप इन सबको खोल देंगे। खोले बगैर आप लोग अच्छी तरह स्टडी नहीं कर सकते। इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, इसको अलग, यानी सेल को फ्रैक्शंस में तकसीम कर देंगे। आइसोलेट करने के लिए, सेल के तमाम कंपोनेंट्स को आइसोलेट करने के लिए हम सेल फ्रैक्शनेशन इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक के जरिए सारी चीज़ों को अलग कर दिया जाएगा। सिंपली हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक टेस्ट आपने देखी होगी, टेस्ट ट्यूब ऐसी होती है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है ना, सेल्स लेंगे काफ़ी ज़्यादा, और सेल लेने के बाद हम उनको होमोजेनाइज करेंगे। होमोजेनाइज करेंगे स्टेप नंबर 1 के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये टिश्यू है। अब आप लोगों ने ध्यान से समझना, ठीक है, ये टिश्यू है, इनके सारे सेल्स हैं। इसको मैं नाम दे रहा हूं, दिस इज यूर टिश्यू। इसके सेल्स के आपने हर कंपोनेंट को अलग करना है। तो आप पहले स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, याद रखो, होमोजेनाइजेशन। पहले स्टेप में क्या करेंगे, होमोजेनाइज करेंगे। ये कमेंट करें, होमोजेनाइज का मतलब है
इन सारे टुकड़ों को तोड़ देंगे, सारे सेल्स को यूं समझिए इनकी लस्सी बना देंगे, मिल्क शेक बना देंगे, सारे कंपोनेंट्स टूट जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन में से चीजें बाहर आ जाएंगी। सो इनकी लस्सी जब बनेगी ना तो इस तरह से सेल टूट चुके होंगे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन अलग, न्यूक्लियस अलग, माइटोकॉन्ड्रिया अलग, सारी चीजें जो है ना वो टूट चुकी हुई हैं। इसको हम नाम देंगे होमोजेनेट। होमोजेनेट क्या क्या फर्क नजर आ रहा है आपको जब हमने होमोजेनाइज किया? क्या फर्क नजर आ रहा है हमें? यहाँ पे असली हालत में और यहाँ सारे सेल टूट चुके हैं, इनकी क्या बन चुकी है? लस्सी बन चुकी है। अब इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं, इनमें न्यूक्लियस भी मौजूद है, इनमें काफ़ी सारा सेल मेम्ब्रेन्स भी हैं, टूटी हुई प्रोटीन्स भी हैं, राइबोसोम भी पड़े, हर चीज़ पड़ी हुई है। अब हमने इनको क्या करना है? अलग करना है। इनको अलग करने के लिए सेकंड स्टेप क्या होगा? इसी होमोजेनेट को लेंगे, इसी होमोजेनेट को लेंगे और उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ये देखें, ये सारे टुकड़े थे, ठीक है जी, ये टुकड़े हैं, इनको स्पिन करेंगे सेंट्रीफ्यूज के जरिए। सेंट्रीफ्यूज में स्पिन करते हैं, तेजी से घुमाएंगे, और जब हम इसको घुमाएंगे, घुमाने के बाद इनमें लेयर्स बन जाएंगी, लेयर्स बन जाएंगी। तो जो भारी चीजें होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी और हल्की चीजें ऊपर। हम इनको अलग कर लेंगे। फॉर एग्जांपल भारी चीज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नीचे आ जाएंगे और हल्की चीजें ऊपर। फिर हम हल्की चीजों को दोबारा सेंट्रीफ्यूज करेंगे, जो भारी चीजें होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी, उनको अलग कर लेंगे। सो डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम इनकी स्पिनिंग करवाएंगे, और स्पिन करवाने वाले प्रोसेस का नाम सेंट्रीफ्यूगेशन है। सो सेकंड टेक्निक भी हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन है। ना सिर्फ सेंट्रीफ्यूगेशन सेल्फ फ्रैक्शनेशन में इस्तेमाल होती है, बल्कि और जगहों पर भी इस्तेमाल होती है, जब हमने ऐसे मिक्सचर में से चीजों को अलग करना है जहां पे चीजों का साइज डिफरेंट है, डेंसिटी डिफरेंट है। सो आप लोगों से क्वेश्चन है, जब आप लोग घुमाएंगे, स्पिन करवाएंगे, तो नीचे वाली लेयर में कौन से सब्सटेंसेस बैठेंगे? हाई डेंसिटी वाले या फिर लो डेंसिटी वाले? हाँ जी बच्चों, नीचे कौन बैठेगा? जब आप इसको स्पिन करेंगे ना तो लेयर्स बन जाएंगी। नीचे वाली लेयर में बताओ हाई डेंसिटी वाले बैठेंगे या लो डेंसिटी वाले? दूसरे फिर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और यह काम जिस मशीन में किया जाता है उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन, और इसको हम जी में मेजर करते हैं। जी एक ग्रेविटी का सिंबल है, और ये जो फोर्स, स्पिन की जो फोर्स होती है, आपने पढ़ा है सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, उसी बेस का नाम सेंट्रीफ्यूज है। सो सेंट्रीफ्यूज सिर्फ किस लिए इस्तेमाल होता है? सेपरेशन के लिए, अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी। हाँ जी बताएं। जब आपने स्पिन कर लिया सेंट्रीफ्यूज मशीन में, इस ट्यूब को रख के स्पिन कर दिया, तो बताओ हाई डेंसिटी वाले नीचे बैठेंगे या लो वाले? अभी तक जवाब नहीं आया बच्चों का। जी बुक की वर्डिंग भी आपको बता देंगे, परेशान ना हो, ठीक है। हमारा काम ही यही है कि हम आपको आसान करके बताएं। सर हम एक सेल को भी होमोजेनाइज करते नहीं बेटे, एक सेल को होमोजेनाइज क्यों करेंगे? टिश्यू को हमेशा टिश्यू को होमोजेनाइज करते, एक सेल तो हैंडल ही नहीं होगा। वेरी गुड। हाई डेंसिटी वाले नीचे बैठ जाएंगे, तो हाई डेंसिटी वाले अलग हो जाएंगे, लो डेंसिटी वाले अलग। लो वालों को फिर से स्पिन करेंगे, उनमें से भी हाई वाले अलग हो जाएंगे, लो वाले अलग। इस तरह हम अपने कंपोनेंट्स को अलग करते चले जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रीफ्यूज। सो एक और क्वेश्चन है, जब आप लोग इसको स्पिन करेंगे, छोटे कम डेंसिटी वालों के लिए स्पिनिंग तेज करनी होगी या ज्यादा डेंसिटी वालों के लिए? हाँ जी, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि हमने जो स्पिन करना है, जब स्पिन करेंगे तो दो लो और हाई डेंसिटी वाले अलग हो जाएंगे, लेयर बन जाएंगी। ऊपर वाली लेयर को हम ऐसे सुपरनेटेंट कहते हैं, ये आपकी बुक नहीं है। खैर, स्पिन की जो स्पीड होती है उसको हम नाम लिखते हैं, उसके यूनिट्स लिखते हैं आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। एक रेवोल्यूशन, दो रेवोल्यूशन,
3 रेवोल्यूशन। 1 मिनट में कितनी रेवोल्यूशन दे रहे हैं? 500, 1000, 12000, 6000, 15000। सो ये स्पिनिंग का रेट है। इसमें हम मेजर करते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट, और इसको हम आमतौर पर जी में मेजर करते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, और उसको कन्वर्ट कर लेते हैं जी की वैल्यू में। ये इंशाल्लाह किसी और दिन आपको बताऊंगा। हाँ जी, वेरी गुड। जिनकी डेंसिटी जितनी कम होगी, उतने छोटे मॉलिक्यूल होंगे ना, वो उतनी छोटी चीजें होंगी, उनके लिए स्पीड उतनी ज्यादा चाहिए होगी। ऐसी टेक्निक को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। यानी बहुत हाई स्पीड पे जब आप स्पिन करेंगे ना चीजों को अलग करने के लिए, तो वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन बन जाएगी। ठीक है, सो ये फर्क पता होना चाहिए। बड़ी डेंसिटी वाले सेंट्रीफ्यूगेशन से ही नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन छोटे जो होते हैं ना, छोटे छोटे सब्सटेंस, उनको बहुत हाई स्पीड के ऊपर घुमाना पड़ता है, फिर जाके वो नीचे बैठते हैं। लें जी, तो हम स्पिन को मेजर करते हैं आरपीएम में, रेवोल्यूशन पर मिनट में, लेकिन लिखते हैं इसको जी की वैल्यू में। जी मीन ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी ही डेंसिटी के अकॉर्डिंग चीजों को नीचे खींचती है। ले स्टूडेंट्स, आज यहीं तक करते हैं, ठीक है? कल इंशाल्लाह यहीं से आगे चलेंगे।